नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम सेकेंड ईयर EAFM पेपर 2 इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस है, उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल या फ्लैक्चुएटिंग करेंसी रेट्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज इसमें जो डिफरेंट थ्योरीज आती है फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन की, उनके बारे में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात आती है इसके लिए 2-3 मेन आपके जो थ्योरीज आती हैं, जिसमें नंबर 1 आता है डिमांड एंड सप्लाई या बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, यानी विदेशी विनिमय दर का निर्धारण करने के लिए जो आपके विभिन्न सिद्धांत हैं, उसमें सबसे पहला आता है मांग एवं पूर्ति अथवा भुगतान संतुलन सिद्धांत है। अब इसमें ओपन मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस है उसके अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट्स हैं वो डिटरमाइन होती है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों होती है और सप्लाई कहाँ से होती है और सप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे अपन डिमांड की बात करें तो सबसे बड़ी डिमांड की आपकी रिक्वायरमेंट या डिमांड है वो होती है आपके करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट मीन्स यहाँ पे इंपोर्ट के लिए, तो जितना भी इंपोर्ट या आयात होता है उसके भुगतान के लिए आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर आपके यहाँ से जो जितने भी टूरिस्ट बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो उस पर्पज़ से आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है। स्टडी पर्पज़ से कोई बाहर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उस केस में आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही गवर्नमेंट के डिफरेंट डेलीगेशंस हैं, वो बाहर जाते हैं तब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है। फिर आपके जैसे जहाज़ पे लदान है, उसका फेयर भाड़ा देना होता है। इन कई कारणों से आपको फॉरेन करेंसी है उसकी ज़रूरत तो होती है, यानी ये डिमांड वाली साइड हो जाती है। अब सप्लाई की बात करें तो जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसके एवज में आपको फॉरेन करेंसी मिलती है, तो वो सप्लाई का पार्ट हो गया। ऐसे ही इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, उनसे आपको फॉरेन करेंसी मिल सकती है। तो ये डिमांड और सप्लाई जो ओपन मार्केट में फोर्सेज होते हैं उनसे जो रेट डिटरमाइन होती है वो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी या बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी में इंक्लूड करा जाता है। अब एक डायग्राम के थ्रू अपन देखते हैं कि एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटरमाइन होती है। एक्स एक्सिस है उसके ऊपर डिमांड एंड सप्लाई आता है और वाई एक्सिस है उसके ऊपर एक्सचेंज रेट्स हैं वो आती हैं। और एक्स एक्सिस पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या करेंसी। अब अपन सब लोग जानते हैं डिमांड कर्व है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, यानी ये डिमांड कर्व हो गया। और सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है, ये मान लीजिए सप्लाई कर्व है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट या साम्य बिंदु बोला जाता है। और उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रेट ऑफ एक्सचेंज है वो डिटरमाइन होती है। इसे आप एक्स एक्सिस तक मिलाएंगे, मान लीजिए कोई भी पॉइंट है वो एक्स बनता है, ये डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया। और इक्विलिब्रियम पॉइंट को वाई एक्सिस तक मिलाते हैं तो ये आपके लिए एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन होती है। अब सपोज कर रहे हैं उससे ऊपर या नीचे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं तो क्या सिचुएशन आती है। मान लीजिए आपने डिसाइड करा कि ये R1 एक्सचेंज रेट होनी चाहिए, तो उस केस में 2 पॉइंट, एक डिमांड को कट करता हुआ A पॉइंट हो गया और सप्लाई को टेंजेंट होता हुआ B पॉइंट हो गया। इस केस में क्या होता है, डिमांड है वो तो RA है और सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की वो R1B हो जाती है, यानी यहाँ पे सरप्लस सप्लाई हो जाता है। तो उस केस में ये एक्सचेंज रेट डिटरमाइन नहीं हो सकती है, यानी यहाँ A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक का ये पार्ट है ये आपका ओवर सप्लाइड माना जाता है। अगर इससे कम हो जाता है, मान लीजिए आपने डिसाइड करा कि R2 पॉइंट है वो आपकी एक्सचेंज रेट होनी चाहिए, तो इस केस में क्या होता है, सप्लाई है वो तो कोई भी ये L और ये मान लीजिए M पॉइंट है, सप्लाई है वो R2L हो जाती है और डिमांड है
वो आपकी R2M हो जाती है, यानी ये आपकी सरप्लस डिमांड हो जाती है L2M तक की, तो इसे सरप्लस डिमांड बोला जाएगा। इट मीन्स एग्जैक्टली जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है वो आपके डिमांड और सप्लाई का जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, वो आपका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट है वो OR हो जाएंगी, और सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो OX हो जाती है। अब इसके बाद में ये तो आपकी एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होती है। अब जो थ्योरी है, अब उसके कुछ आपके एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, या कुछ मेरिट्स होती हैं, कुछ डीमेरिट्स होती है। पहले अपन मेरिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। BOP या डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी है, उसकी क्या क्या मेरिट्स हैं, जिसमें नंबर 1 पॉइंट आता है वाइड या व्यापक। इसे वाइड इसलिए बोला जाता है कि इसमें सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे डिमांड के सारे एस्पेक्ट हो गए, सप्लाई के सारे एस्पेक्ट हो गए, वो कवर हो जाते हैं, इसलिए इस थ्योरी को वाइड या व्यापक माना जाता है। सेकंड आता है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। वास्तविकता में अपन देखें 1971 से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने फ्लैक्चुएटिंग करेंसी सिस्टम है उसको अडॉप्ट कर लिया था। और फ्लैक्चुएटिंग मीन्स यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से डिटरमाइन होने वाली एक्सचेंज रेट है। तो वास्तव में पूरी दुनिया में आज की डेट में आपकी एक्सचेंज रेट्स हैं वो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी है या बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी है, उससे डिटरमाइन होती है। फिर नेक्स्ट आता है क्रिएटिव सजेशंस, रचनात्मक सुझाव। ये इसलिए बोला जाता है, जैसे आपके पास में फिक्स्ड वाला सिस्टम होता तो उसके लिए जैसे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस हो जाए तो आप क्या करोगे, या एक्सपोर्ट आपको प्रमोट करने हैं तो आप क्या करोगे। तो गवर्नमेंट के पास में एक मेजर होता है डिवेल्युएशन का। इस थ्योरी में सपोज आपके एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, और ट्रेड है वो आपका कंटिन्यूस बेसिस पे नेगेटिव जा रहा है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आपकी थ्योरी सजेस्ट करती है कि आप अपनी करेंसी को डिवेल्युएट कर दो, यानी जानबूझकर दूसरी करेंसी की एवज में अपनी करेंसी के मूल्य को कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो इसमें आता है वो एप्रोप्रिएट एनालिसिस इसको बोलते हैं, उपयुक्त विश्लेषण। सुझाव की जगह यहाँ पे विश्लेषण आएगा। उपयुक्त या एप्रोप्रिएट या पूर्ण विश्लेषण इसको बोला जा सकता है। इसलिए बोला जाता है डिमांड और सप्लाई साइड के सारे एस्पेक्ट्स हैं वो इसमें कवर करे जाते हैं। शॉर्ट टर्म में भी आपका ये थ्योरी है वो अप्लाई होता है, लॉन्ग टर्म में भी ये थ्योरी अप्लाई होता है, इसीलिए इसे एप्रोप्रिएट एनालिसिस या उपयुक्त विश्लेषण बोला जाता है। अब ये तो हो गए इसके प्लस पॉइंट या मेरिट्स या एडवांटेजेस। सिमिलरली आपके यहाँ पे डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो अनरियलिस्टिक अजम्पशंस का आता है, अवास्तविक मान्यताओं का। इकोनॉमिक्स में जितनी भी थ्योरीज हैं उन सब में एक चीज कॉमन होती है, इफ अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम और अनचेंज्ड और कांस्टेंट, यानी अन्य बातें समान रहने पर। लेकिन यहाँ पे सपोज आप ये अजम्पशन ले लेते हैं तो अन्य बातें कभी भी समान नहीं रहती हैं, चाहे वो आपका इंटरनेशनल लेवल पे क्रिएट होने वाला प्रेशर हो, या फिर आपके ट्रेड वॉर हो, या फिर जानबूझ के अपनी करेंसी है उसकी वैल्यू को एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करने की कोशिशें हों, इस टाइप की चीज़ें हैं वो सिमिलरली कंट्रीज हैं वो अडॉप्ट करती रहती है। तो अदर थिंग्स हैं वो कभी भी सेम या अनचेंज्ड नहीं रहती हैं, उसमें वो डायनामिक होती हैं, उनमें वेरिएशंस हैं वो आते जाते हैं। सेकंड आता है आइटम्स ऑफ BOP नोट रिमेन्स सेम, भुगतान संतुलन मदें स्थिर नहीं रहती है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके इंपोर्ट को बैन कर दिया तो आपके आइटम्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए तो वो आपका कम आने लग जाएगा, या फिर आपके यहाँ से मनी आउटफ्लो होता है उस पर आपने कोई बैन इंपोज कर दिया तो वो कम होने लग जाता है। ऐसे ही आप कोई किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसकी डोमेस्टिकली शॉर्टेज चल रही है तो उसके आप एक्सपोर्ट को रोक देते हैं तो वो आइटम कम हो जाता है। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट, कैपिटल और रिजर्व अकाउंट हैं उसमें जो आइटम्स होते हैं वो आपके कभी भी सेम नहीं रहते हैं, और जब तक वो सेम नहीं रहते हैं उस केस में डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी या बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी एज इट इज अप्लाई नहीं हो सकती है। फिर नेक्स्ट आता है इग्नोर्स म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ प्राइस एंड एक्सचेंज रेट, कीमत तथा विनिमय दर की पारस्परिक निर्भरता को ये इग्नोर करता है। किस टाइप से? कुछ लोग कहते हैं
कि आपकी एक्सचेंज रेट है उस पर कीमतों का प्रभाव आता है। जैसे परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्सचेंज रेट है वो आपके प्राइस इंडेक्स और दूसरी कंट्री जिसके साथ में आप एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं वहाँ के प्राइस इंडेक्स के बिहाफ पे डिसाइड होती है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी एक्सचेंज रेट है वो प्राइस से भी अफेक्ट होती है, और प्राइस है वो भी कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट है उससे डिटरमाइन होती है। जबकि डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी या बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी में अपन प्राइस वाले फैक्टर को कहीं कंसिडर नहीं करते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है एक्सचेंज रेट अफेक्ट्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट, विनिमय दर भुगतान संतुलन को प्रभावित करती है। मान लीजिए किसी कंट्री का इंपोर्ट है वो ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, और उस कंट्री की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू कम होने लग जाती है, तो डेफिनेटली आपके लिए इंपोर्ट है वो महंगे होते जाते हैं और एक्सपोर्टर को बेनिफिट होता है। सपोज आप प्रोडक्शन नहीं कर पाए तो उस केस में आपका बीओपी है वो और ज़्यादा नेगेटिव या इम्बैलेंस होने लग जाता है, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ करंट अकाउंट, यानी जो आपका ट्रेड बैलेंस है वो ज़्यादा नेगेटिव जाने लग जाता है। ऐसे ही आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं और आपकी करेंसी की वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो जाती है तो उनको लॉस होने के चांसेस होते हैं। यानी कि एक्सचेंज रेट है वो डायरेक्टली बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करती ही करती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एक तो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी या उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी बोलते हैं, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के रिगार्डिंग वो होती क्या है, एक्सचेंज रेट किस टाइप से डिटरमाइन होते हैं, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी है उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को यहाँ पे डिस्कस करा है। नेक्स्ट वीडियो में परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।